Hello everyone, back to Kavis Academy. Here I will discuss Central University MSc Life Science 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये जो इसके बारे में थोड़ा कॉमन चीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे जो लाइफ साइंस का पेपर है, ओके, तो लाइफ साइंस का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, लाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए के अंदर आपके आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एंड पार्ट बी के अंदर आते हैं आपके लाइफ साइंस के क्वेश्चंस. ओके, तो इस वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पार्ट ए को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे. लाइक उसके अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो 25 के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ रही बात उसकी सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की और एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक करना है उसकी टिप्स की, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर डिस्कस करूँगी. ओके, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और उसके अंदर ही मैं आपको जो लास्ट ईयर की पेपर है वो आपको मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी. तो ये जो पेपर है इसका टेस्ट पेपर कोड है PGQP22, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड ये जो पेपर है वो मुझे किसी स्टूडेंट योशिता ने सेंड किया था टेलीग्राम पे, तो सबसे पहले उसको थैंक यू. ओके, क्योंकि उसी की वजह से आपको ये पेपर मिल पाया है, बिकॉज ये पेपर आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. इसी के साथ अगर और भी कोई स्टूडेंट जिसके पास कोई पेपर हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो आप मुझे मेल कर सकते हो. ओके, साथ ही साथ आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व करवाना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और इसका पेपर का पीडीएफ आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मेरी टेलीग्राम आईडी पे जुड़ सकते हो @Kavis Academy. ओके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. वहाँ पे आपको जो भी क्वेरीज है, कोई भी पेपर पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चन है? 25 को जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतना मैं आपको अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी. ओके, नाउ क्योंकि मैं भी एक बायो के स्टूडेंट हूँ तो आपको पता है कि बायो के स्टूडेंट को जनरल एप्टीट्यूड कितना आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड 4 ईयर 42. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, दैट इज़ द 42. ओके, नाउ देन द एनुअल विल बी, तो यहाँ पे देन द अमाउंट विल बी, तो यहाँ पे आपको अमाउंट पूछी गई है. लाइक आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है ये आपको मीन्स आपको 8th क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ाई की होगी, तो वहाँ पे आपने ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, ब्याज वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे. तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका सिंपल फार्मूला होता है. सिंपल इंटरेस्ट का आपका फार्मूला है दैट इज़ द प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट मीन्स 3 ईयर एंड 4 ईयर का जो डिफरेंस है मीन्स माइनस है, दैट इज़ द 1 ईयर हो गया. 3 माइनस 4 ईयर मीन्स 1 ईयर का जो आपका जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है वो है आपका 42. तो 42 आपका दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट. नाउ टाइम कितना है? 1 साल का, सो 1 ईयर. रेट कितनी है आपकी? 5%, तो वो भी दे रखा है. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस एक की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो है आपकी प्रिंसिपल की. किसकी? प्रिंसिपल की. मीन्स अमाउंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, उसी को ही तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ दे रखी है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. बस सिंपल सा. कैसे करते हैं देखते हैं. लाइक SI का क्या है? 42 है. रेट कितनी है? 5 है ना, 5%. एंड 100 का 100, तो ये 100 आपका गया इधर, तो आया 42 इंटू 100 ये रहा. एंड ये ऊपर है तो ये आपका नीचे आ जाएगा इधर. तो आपका हो गया प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो आपका आएगा अपॉन 1 इंटू 5. जब इसको हम सॉल्व करते हैं 42 इंटू 100 दैट इज़ द 42,000 अपॉन 5. जब डिवाइड करते हैं 5 को 42,000 से तो आपका आंसर आता है दैट इज़ द 840 रुपीज़. ओके, तो यहाँ पे कितने रुपीज़ का आपको निकला? दैट इज़ द 840. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 4th करेक्ट. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ कॉपी एंड पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि मेरे बोलने से आपको ऐसी चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आएगी, है ना. खुद ट्राई करो, वो अपना बेस्ट होता है. तो जैसे ये मैंने आपको कराया क्वेश्चंस, तो आप खुद भी एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो. ओके.
नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थ्री consecutive even integer is 54. What is the smallest number? तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि consecutive होता क्या है। तो इसका मीन्स होता है लगातार, है ना। लगातार आपको इवन नंबर ऐसे लगातार कोई 3 इवन नंबर वैल्यू निकालनी है। मीन्स लगातार ऐसी कोई 3 इवन नंबर निकालने हैं जिसका अगर मैं ऐड करूँ, जिस वैल्यू को अगर मैं ऐड करूँ तो उसका टोटल आए 54। ओके। नाउ इसमें से भी जो सबसे छोटी वैल्यू है, इसमें से लाइक 3 वैल्यू, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी, ये आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें भी सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले चीज़ ये आती है कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर आपको पता है कि 2, 4, 6, 8 मीन्स 2 के गैप में डिजिट होती है और ये 2 से डिविजिबल होती है। ओके। इन दोनों में सब में डिफरेंस कितना होता है, 2 की वैल्यू में डिफरेंस होता है। इंटीजर का मीन्स होता है वो डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, मीन्स ये ऐसी जो वैल्यूज़ है डिजिट है दैट इज़ द इंटीजर। ओके। ना तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है। 3 आपकी कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर दे रखा है। ओके। तो अगर हम मान लो कि अगर एक इवन इंटीजर ए है तो दूसरी उसकी उससे ज़्यादा होगी, 2 का डिफरेंट है तो उसको a+2 मान लो। ओके। एंड दूसरी उसकी कम होगी, a+-2 मान लो, मीन्स 2 का डिफरेंस हो गया। ओके। ऐसे करके हम 2 का डिफरेंस में हम 3 डिजिट हमने मान ली। ओके। जब इन तीनों डिजिट को मैं ऐड करती हूँ, देखो -2 + a ++2। ओके। जब तीनों वैल्यूज़ को मैं ऐड करती हूँ तो तीनों का सम कितना आना चाहिए, 54। ओके। 54। ना तब इसको जब हम कैलकुलेट करते हो तो आपका आता है 3a = 54 और a = 3 सामने चला गया डिवाइड में, तो 54/3 = 18। तो आपको a की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 18। जब a की वैल्यू निकल गई तो सी बात है, सारी a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना। तो मीन्स a आपका है लाइक ए आपका 18 है तो 18 - 2 कितना होता है, 16। 18 + 2 कितना होता है, 20। मीन्स आपको ये 3 डिजिट मिली। अब इन तीनों को ऐड कर लो तो आपका आएगा सम आएगा आपका 54। ओके। तो ऑल ओवर चीज़ ये आपको 3 ऐसी डिजिट निकालनी थी जिसका सम करने पे 54 आता है और वो तीनों डिजिट लगातार होनी चाहिए। तो 16 + 18 + 20 = 54 और ये आपकी लगातार वैल्यू है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी नंबर को देखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे आपका 16। सो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3rd। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज इक्वल। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दोनों क्या इक्वल है। नाउ रेशियो ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर टू रेशियो ऑफ सर्कल। तो आपको वन साइड मतलब ए और आर का रेशियो निकालना है। का ए और आर का रेशियो निकालना तो क्या निकलेगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो दे रखा है उसको हमने सामने सामने रखना होगा। लाइक एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर को हमें दोनों को वैल्यू को सामने रखना होगा। आपको पता है छोटी क्लास में पढ़ते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ओके। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a²। ओके। तो अब क्या करना है, इसको अब काट की वैल्यू निकालनी है। लाइक πr² = a²। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब सामने जाता है तो सामने अंडर रूट लगता है। ओके। इतना पता है आपको। अब ये भी चीज़ पता है कि जब स्क्वायर रूट और अंडर रूट कट हो जाता है तो इसका तो रूट कट गया, इसका तो रूट की वैल्यू मीन्स ये ऐसे है तो इसकी रूट की वैल्यू कट जाती है। तो कितना बचा, ओनली √πr = a। ओके। और हमें जो आंसर में क्या दे रखा है, हमें किसका रेशियो निकालना है, वन साइड और रेडियस का, मीन्स a/r का, a/r का रेशियो निकालना है। तो a/r का कैसे, ये r है, ये सामने चला जाएगा, हो जाएगा a/r। तो a/r को क्या निकलेगा आपका, पाई निकलेगा। ओके। मीन्स आपका ये तो ये r सामने गया तो आपका a/r = पाई। तो π/1 मान सकते हैं। तो हमें हमारे पास क्या निकला, √π/1, ये आपका निकला इसका a/4 r का वैल्यू। ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। देखो बी के अंदर
√π/1. ओके, ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी. सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. Fill in the blank to complete the series. 184, 174, 178 एंड यहाँ पे डैश है ना, यहाँ पे 75, 182. तो ये जो डैश की वैल्यू है वो आपको पुट करनी है. यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सी फिल होगी. तो ये ऑप्शंस मुझसे सॉल्व नहीं हुआ. तो क्या करना, आप मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर कैसे होता है. ओके, एंड अदर से भी रिक्वेस्ट है, इसका आंसर आप कमेंट्स में देख लेना. मुझे पता है कोई ना कोई इसका आंसर ज़रूर दे देगा. ओके, तो आप इसका आंसर कमेंट में देख लेना. ओके ना, तो इसका आंसर जो भी राइट है आप मुझे ज़रूर बताना. क्वेश्चन नंबर 4th का वैसे आई थिंक 1 का कैसे होगा, क्या होगा, आप मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में बताना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे सोल्जर इज रिलेटेड टू. तो यहाँ पे चीज़ आती है ट्री. अब ट्री क्या है, ट्री इज़ द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. सी सी बात है, ट्री क्या है, फॉरेस्ट का पार्ट है. तो सोल्जर भी किसी का पार्ट नहीं. तो सोल्जर किसका पार्ट है, देखते हैं. बैटल का पार्ट है नहीं, क्योंकि बैटल के अंदर सब आ जाते हैं, लाइक योद्धा मीन जितने भी पुलिस वुलिस सब आ जाते हैं ना. फौजी हुआ, नेवी हुआ, तो सब चीज़ें आ जाएगी जो आपको प्रोटेक्ट करती है. तो ये तो होगा नहीं ना. गन, अब गन, सोल्जर गन का पार्ट है ऐसे तो हम बोल नहीं सकते. गन तो पुलिस भी रखता है ना. सोल्जर जनरल का पार्ट है नहीं, जनरल एक पोस्ट होती है तो वो भी हम नहीं बोल सकते. सोल्जर आर्मी का ज़रूर पार्ट है ना, आर्मी के अंदर ही सोल्जर्स होते हैं. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट. अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन मीन्स आप, मीन्स मैं हूँ. ओके, मीन्स समझ लो ये काजल मैम है. ओके, ये काजल खड़ी है यहाँ पे एंड पॉइंट कर रही है. पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, Deepak said, means Deepak said his brother is the father of my daughter. तो यहाँ पे दीपक बोल रहा है. ओके, आप ऐसे समझो कि आप दीपक हैं. ओके, एंड आप किसी को मुझे बोल रहे हो. ओके, मुझे बोलते हुए किसी जेंटलमैन को पॉइंट कर रहे हो. लाइक आप दीपक हो. ओके, एंड मैं काजल, और आप किसी जेंटलमैन को, कोई जेंटलमैन है उसको पॉइंट कर रहे हो. ओके, तो समझ लो यहाँ पे ऐसे देखना है कि आप क्या हो, दीपक हो, एंड मैं यहाँ पे हूँ. ओके, एंड जेंटलमैन यहाँ पे खड़ा है. आप मुझे बोल रहे हो कि ये जो पर्सन है, ये जो जेंटलमैन है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जेंटलमैन है. तो ये जो जेंटलमैन है, हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर फादर. इसका मतलब हुआ कि ये जो इंसान है वो मेरे, क्या बोला है, डॉटर ऑफ फादर, माई डॉटर ऑफ फादर मीन्स मेरी बेटी का फादर. मीन्स वो खुद हुआ, मीन्स आप खुद हुए. ओके, आपकी बेटी मीन्स आपकी बेटी का फादर मीन्स आप हुए. ओके, एंड आपके फादर का भाई है, मीन्स आपके फादर का भाई है. तो आपके फादर का भाई आपका क्या लगेगा, आपके फादर का भाई आपके बड़े पापा या फिर आपके चाचा लगेंगे, मीन्स आपके अंकल लगेंगे. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है वो इसका क्या लगेगा, हु इज़ अ जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक. जेंटलमैन दीपक के क्या लगेगा, अंकल लगेगा. ओके, तो आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4th. नाउ तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको किसी को पॉइंट आउट करके, किसी को बोल के, फिर अपने खुद के अंदर ही रिलेशन निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ कंप्लीट द सीरीज BP CIQ DOR FUS GAT एंड DES. ओके, तो ये क्वेश्चंस अगेन मुझे नहीं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए. अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं देन प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए. ओके, आपको ही पता है कि मैं भी बायो के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना रीजनिंग में इतना मीन्स 100% मीन्स परफेक्ट होता है ना, मास्टरपीस नहीं हूँ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. कन्वर्ट 36 km/h इंटू मीटर पर सेकेंड. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको, 1 किलोमीटर में 1 km में 1000 मीटर होते हैं, पता है आपको. तो 36 किलोमीटर में कितना होंगे, तो 36 किलोमीटर में 36 इंटू 1000 लाइक 36,000 मीटर हो गए. ओके,
नाउ 36,000 मीटर तो कन्वर्ट कर दिया, अब सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो आवर्स, 1 आवर का मीन्स होता है उसके अंदर कितना होता है 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। ओके, 60 मिनट का एक आवर होता है, तो 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 दैट इज द 3600। ओके, इतना हो गया। नाउ 300 600, ओके 3600 हो गया। तो दोनों की वैल्यू को क्या करो, एक तो हो गया आपका 36,000 एंड ये हो गया 3600, ये दो वैल्यू आ गई। दोनों को किलोमीटर पर आवर करना है, ये किलोमीटर हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर को, एंड आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यू को कट करो, ये ऐसे कट हो गई। ओके, कितना बचा, ओनली 10 बचा, 1 0 बचा, मीन्स आपका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है, वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया है। और एक और तरीका होता है इसको, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का। कैसे होता है कि जो आपका कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर को चेंज करके मीटर पर आवर में, आप मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एंड सेकेंड चीज़ ये, अगर उल्टा हो मीन्स मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू दे रखी है, उसको अगर किलोमीटर पर आवर के अंदर करना है तो उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहाँ से आया, ये तो यही है बस, 1000/6 60 इंटू 60 करोगे तो उसको हम 5/18 लिख सकते हैं। ओके, नाउ तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक होती है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। ओके, तो ऐसे 5/18 से फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विंग ऑफ फायर वॉज रिटन बाय। तो विंग ऑफ फायर किसने लिखी थी, है ना, ये जो बुक है ये किसने लिखी थी। तो यहाँ पे ये जो विंग ऑफ फायर है, ये जो बुक लिखी थी आपकी अब्दुल कलाम ने, इसकी ऑटोबायोग्राफी का मीन्स होता है कि इस बुक के अंदर अब्दुल कलाम के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में, एंड ये बुक इसने खुद ने ही लिखी, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, एंड उसकी जो हेल्प की थी मीन्स उसके और भी एक साथ फ्रेंड्स था, उसने भी ये लिखी, और भी एक था इंसान जिसने भी ये मीन्स उसके साथ लिखी। तो रिटन बाय के अंदर आपका एपीजे अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी दोनों हैं। ओके, तो ये जो बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी, एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ द एपीजे अब्दुल कलाम। तो अगर आपका अब्दुल कलाम ना देखे, अगर यहाँ पे अरुण तिवारी होता तो अरुण तिवारी भी आपका करेक्ट आंसर होता। ओके, क्योंकि अरुण तिवारी ने भी, एपीजे अब्दुल कलाम अरुण तिवारी दोनों ने मिलकर ये बुक को लिखा था। एंड ऑटोबायोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद की स्टोरी खुद नहीं लिखी। ओके, सो नाउ तो ये इस टाइप की बुक दिखती है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। एंड इसका पब्लिकेशन हुआ 1999 में। ओके, 99 में। Now, Chahu dance is associated with which of the following state? ये जो छाऊ डांस होता है आपका, ये कौन से स्टेट के अंदर डांस, इस टाइप का डांस होता है। तो मीन्स सबका अलग अलग कल्चरल डांस होता है, आपको पता है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग डांस होता है, अलग अलग डांस का अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पे ये जो चाहू डांस है, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस टाइप का होता है। और इस टाइप का डांस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंडियन फोक डांस। ओके, ये जो फोक डांस होता है वो झारखंड के अंदर होता है। ओके, द चाहू इज़ द यूनिक फॉर्म ऑफ मास डांस इज प्रिजर्व बाय द रॉयल फैमिली ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ सरायकेला इन झारखंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। नाउ तो कुछ नहीं करना है, किस किस स्टेट के अंदर कौन कौन से डांस होते हैं तो वो चीज़ आपको बस देखनी है। सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ मिनरल रिच जारिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मिनरल रिच जारिया है, ओके, जारिया एक जगह है। ओके, तो जारिया इज़ द नाइबरहुड इन धनबाद के पास में, धनबाद सादा सब डिवीज़न ऑफ धनबाद। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। बट अब प्रॉब्लम ये चीज़ आ रही है कि यहाँ पे ऑप्शंस में झारखंड दे ही नहीं रखा है। अब झारखंड ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करें, मीन्स अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा।
तो हम क्या करेंगे, तो झारखंड के पास में वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री को थोड़ा टच करता है, तो इस रीज़न की वजह से हम लिखेंगे करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ पे हम इस कंडीशन के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज़ करेंगे, बिकॉज करेक्ट आंसर तो है नहीं। तो यहाँ पे जब आप मैप में देखोगे तो ज़ारे आपका झारखंड के अंदर शो करेगा, बट झारखंड के पास वेस्ट बंगाल है, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। ओके, तो जो झारिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल मिलता है, इसी रीज़न की वजह से रिच ऑफ कोल सोर्स। ओके, एंड इसी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोल बनता है। तो याद करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो ध्यान रखना। ओके, नाउ ये जो सो इसलिए क्लोजेस्ट स्टेट फॉर, सो ऑप्शन नंबर वेस्ट बंगाल आपका होता है करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है करेक्ट। मैप के अंदर दिख रहा होगा कि झारिया कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, नाउ झांसी वाज एनेक्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो एनेक्स मीन्स विरोध करना, मीन्स हड़पना ना, सर हड़पना, लाइक उस पर अधिकार ले लेना, है ना, मीन्स होता है ना इस घर पे कोई और अधिकार ले लेता है, लाइक उसका कोई ऑनर होता नहीं है, तो यही चीज़। तो यहाँ पे जो झांसी है वो क्या हुआ था कि आपको पता है कि झांसी की रानी आपने देखा होगा गंगाधर राव के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, है ना। तो झांसी में जो गंगाधर राव उसका ऑनर था झांसी का, उसके बाद क्या होता है कि उसका जो बेटा होता है आनंद राव, उसको वो झांसी मिलनी थी, बट वहाँ पे कुछ ट्विस्ट आया था। वहाँ पे जो लॉर्ड डलहाउस होता है वो क्या बोलता है कि उसने वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको वहाँ का उत्तराधिकारी एक्सेप्ट नहीं करता है। उस रीज़न की वजह से वो क्या करता है कि वो खुद वहाँ पे अधिकार जमा लेता है। ओके, तो ये जो डलहाउस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द आनंद राव एज अ सक्सेसर ऑफ द लेट गंगाधर राव के बाद में आनंद राव को एक्सेप्ट करने से मना कर लेता है ना। सो वो फिर खुद यहाँ पे अपना अधिकार ले लेता है, मीन्स वो अपना क्या बोलते हैं ना, कब्जा करना, वो चीज़ कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। ओके, नाउ वैसे भी ये जो क्वेश्चन है, आप नॉर्मली आप सीरियल्स तो देखते होंगे, तो इस टाइप के सीरियल्स भी देखने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, झांसी की रानी, है ना। अगेन क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी स्टेट स्वराज इज़ द माई बर्थ राइट एंड आई एम गोइंग टू हैव इट। ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाके रहूँगा। तो ये जो लाइन होती है ये बहुत मोस्ट पॉपुलर लाइन है, और ये हमें अच्छे से पता है कि जो बाल गंगाधर तिलक है ना, वो उन्होंने ये लाइन को बोला था, है ना। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट of Swaraj self-rule, okay, strong radical of Indian constitutions, he is known as a poet in Marathi। ये मराठी में उन्होंने लिखा था। ये जो बाल गंगाधर तिलक है वो एक मराठी थे, ओके, और मराठी लैंग्वेज में इन्होंने ऐसे बोला था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाल गंगाधर तिलक। तो ये अगेन इसके भी सीरियल्स खूब आते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो मीन्स इस टाइप की हिस्टोरिकल सीरियल्स होते हैं, तो मज़े से देखा करो, है ना, मज़ा भी आता है, इंफॉर्मेशंस भी मिलती है हमें। नाउ चूज द करेक्ट word to fill in the blank. The student dash the teacher on teachers day for the 20-year dedicating teaching। तो यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होता है, यहाँ पे जो आपका टीचर को क्या कर रहे हैं, टीचर को सम्मान कर रहे हैं, है ना, सम्मानित कर रहे हैं। तो सम्मानित वर्ड क्या होता है, दैट इज़ द फेलिसिटेट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। बाकी जो आपको तोड़ फोड़ के ऐसे करके मिला रखा है, तो ऑप्शन देख लेना, जो आपको करेक्ट दिख रहा है दैट इज़ द सम्मानित होगा, सम्मानित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। ओके, नाउ Question number 15. Choose the correct word to fill the blank. Dhoni as well as other team member of Indian team dash present on Asians। तो यहाँ पे आपको as well as इस लाइन को अंडरलाइन करना है। तो as well as से जब जैसे इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, है ना,
तो यहाँ पे जो इस टाइप की जो वर्ड्स आते हैं लाइक एज वेल एज हुआ, इन एडिशन हुआ, बी साइड, बी लाइक, अनलाइक, विद, अलॉन्ग विद, लेड, हेडेड बाय, इस टाइप की जो वर्ड्स आते हैं, तो इस टाइप की जो वर्ड्स आते हैं उसकी जो पहला वर्ड है लाइक ये धोनी है, धोनी कैसा सिंगुलर है, ओके, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके। नाउ सो इसलिए यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, वॉज आएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, चूज द वर्ड मीनिंग सिमिलर टू awkward। अच्छा ना, awkward लग रहा है मीन्स भद्दा टाइप का, तो यहाँ पे awkward लग रहा है, यहाँ पे केयरफुल लग रहा है, अब ये तो होगा नहीं, तो कोई केयरफुल कोई बात ही नहीं हुई, सुटेबल लग रहा है, अच्छा लग, इस्पेक्ट मीन्स अयोग्य होगा, हाँ ये होता है, बट इससे भी ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट डेडफुल मीन्स खुखा मीन्स अच्छा से नहीं लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट, ओके। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक बिलो। तो यहाँ पे वर्ब को चूज़ करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को ध्यान से रखो, लेट्स डू द फॉलोइंग बाय द वर्ब, ओके। ना तो ये जो वर्ड है आपका दैट इज़ द इंट्रोवर्ट, एथिस्ट है ना, एट्यूरिस्ट, तो ये जो वर्ड्स है ये सब के सब क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्ब को करेक्ट वर्ब पढ़ना है, तो यहाँ पे जो वर्ब है that is the alternate, okay, the alternate is the correct answer because the alternate is a verb, okay, so option number second is correct, okay। now next देखते हैं question number 18, select the most synonyms for the word resilient, ओके। तो यहाँ के आपको सिनोनियम्स सर्च करना है, सिनोनियम सिमिलर वर्ड, तो रीसाइलेंट, अब रीसाइलेंस का मीन्स होता है रिजिलेंस का मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, ओके, रिजिलेंस का मीन्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइप का वर्ड कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेचेबल, मुझे तो स्ट्रेचेबल भी सही लग रहा है एंड बायोन्स भी सही लग रहा है, बिकॉज बायोन्स का मीन्स होता है फ्लोट करना, मीन्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल। सो आप अपने हिसाब से देख लेना इस आंसर को, की के अंदर तो डी दे रखा है, ओके, बट आंसर आपका ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना ना। बाकी तो रिजिड तो आपको पता है, रिजिलेंस होगा नहीं, रिजिड रात दिन का अंतर, रिजिड मीन एकदम कठोर, रिजिलेंट मीन्स लचीला, तो दोनों में डिफरेंट है ना। स्प्रिटेड मीन्स साहसी, तो ये भी अलग ही हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर देख लेना आप, ओके, ई एंड डी के अंदर जो भी आपको करेक्ट लगता है। Now, question number 19. Select the most suitable synonyms of the word zest. तो यहाँ पे जो आपका जो वर्ड है ना, जेस्ट, इसका मीन क्या होता है, जेस्ट का मीन्स होता है मीन्स किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, इंटरेस्टेड की इंटरेस्टेड, सो इंटरेस्ट, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। नाउ question number 20, select the most suitable antonyms of the word robust, okay, so यहाँ पे उसका ऑपोजिट वर्ड आपको निकालना है। अब ऑपोजिट वर्ड का मीन्स, इसका मीन्स होता है मस्कुलर, ओके, मस्कुलर, तो यहाँ पे मस्कुलर है तो उसका जस्ट ऑपोजिट श्योर सी बात है कमज़ोर होना चाहिए, है ना, मस्कुलर मीन्स मस्कुलर होता है तो उसका जस्ट ऑपोजिट कमज़ोर होना चाहिए, तो जो कमज़ोर वर्ड है दैट इज़ द फीबल, ओके, फीबल्स इज़ द कमज़ोर, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन देख लो, स्टडी स्ट्रांग होता है, रेडिकुलर बेहुदा होता है, मस्कुलर ये आपका मजबूत होता है, सो जो आपको सुटेबल लग रहा है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4, ओके, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। Now, question number 21. Select the most suitable antonyms for the word dull. Dull means फीका टाइप का, भद्दा टाइप का, है ना, तो
यहाँ पे जो डल है वो यहाँ पे टायर्ड्स वर्ड है। ओके, इसका मॉन्स्ट्रस राक्षसी होता है, तो इसका कोई आंसर होगा नहीं। हॉरिड मीन्स कैजिंग हॉरर टाइप का, ये भी होगा नहीं। फैसिनेटिंग मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो ये तो होगा नहीं, है ना। घोस्टी मीन्स भयानक, तो आपका जो सॉरी फैसिनेटिंग मीन्स आपको एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक डल होता है आपका इंटरेस्ट नहीं लेते हो, और फैसिनेटिंग मीन्स आपको बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सी करेक्ट। ओके, किसी मीन्स डल मीन्स आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, टायर्ड हो गए, थक गए, है ना, तो ये चीज़ हो गई। इंटरेस्ट ले रहे हो जिसका ऑपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पे आपका जस्ट ऑपोजिट वर्ड पूछना है, सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ Question number 22. Select the pair which show the name relationship as can bamboo. मीन्स कैन क्या है, छड़ी है, बैम्बो क्या है, ट्री है। ओके, तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने हैं। वुड क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, वुड एंड वुड कीपर, लकड़ी एंड वुड कीपर है। ओके, तो यहाँ पे वुड एंड बर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये होगा नहीं। टिम्बर एंड ट्री, टिम्बर अगेन लकड़ी एंड ट्री पेड़ है, तो इसका ट्री मीन्स ट्री, तो हो उसका आंसर आएगा आपका आंसर बी। ओके, ना सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। ना रबर मलेशिया ये होगा नहीं, साउथ अफ्रीका ये होगा नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. वाई वीयर आर एबसेंट डैश योर डांस क्लासेस यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप यस्टरडे को डांस क्लास में एबसेंट क्यों थे, है ना। तो जब आप एक आध दिन एबसेंट होते हैं, तो इस कंडीशन में मीन्स एक आध दिन कोई इंसान वहाँ पे नहीं होता है किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए, तो वहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम। ओके, अगर उसको कोई वीक हो गया, एक ज़्यादा सप्ताह हो गया, है ना, एक सप्ते से उसमें भी सप्ते में 2-3 बार छुट्टी ले ली, तो इस कंडीशन में यूज़ करते हैं फॉर। ओके, एंड तीसरी चीज़ होती है इन मीन्स कोई चीज़ है, कोई केसेस लेते हैं, लाइक यहाँ पे कोरोना वायरस है, हमने इतना एस्टिमेट किया 90% लोग हेल्दी निकले एंड 10% इन्फेक्टेड निकले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लगाते हैं इन। ओके, सो यहाँ पे हम लगाएंगे एक आध भी ऑलवेज छुट्टी नहीं लेता है वो, एक आध दिन ले ली, एक दिन ले ली, सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फ्रॉम। ओके, नाउ अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, he take 135 anti-clockwise 180 clockwise rotation, what was the facing side of man। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं डायरेक्शन क्या होती है। नाउ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नाउ अब ऐसे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको पता है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। एक कोई पर्सन है, उसका मुंह कहाँ है, साउथ टाइप में, मीन्स यहाँ पे कोई पर्सन है, उसका मुंह इस साइड है, इस साइड। ओके, नाउ ही टेक 135 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ क्लॉक मीन्स आपका जो वॉच है वो कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, इसका जस्ट ऑपोजिट ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको 135 डिग्री में, कैसे देखो, ये अगर ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो हो गया 90 के बाद ये होता है आपका 180 का हाफ होता है आपका 135, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 135। और मूव कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे ये पर्सन मूव कर रहा है, यहाँ पे खड़ा हो गया, ये पर्सन कहाँ पे आ गया 135 में, जब मूव किया तो ये पर्सन यहाँ पे आया, मीन्स ये डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट में ये पर्सन खड़ा है। अब देखते हैं 180 क्लॉकवाइज रोटेट, फिर बाद में क्या किया, अब देखो यहाँ पे आने के बाद अब इसको वापस क्लॉकवाइज करना, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना है। अब कितना करना 180, इसी में आप एंगल बनाओ, ये चीज़ 180, तो 180 की सीधी लाइन जाएगी, ऐसे सीधी लाइन जाएगी, ये होता है 180, है ना, इतना तो पता है आपको डिग्री का। तो 180 वापस जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, 180 तक गया। ओके, अब ये जो डायरेक्शन में यहाँ आके रुका, तो पूछा गया व्हाट वाज द फेसिंग ऑफ साइड ऑफ मैन। अब इस जो मैन है उसका फेस किस साइड है, तो श्योर सी बात है ये डायरेक्शन कहाँ पे, ये आपकी है साउथ वेस्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। ओके,
कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है कि एक पर्सन खड़ा है, इस पर्सन का मुंह है साउथ डायरेक्शन में, फिर बोलता है 135 एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो 135 गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके गया 135, तो 135 गया, वो आगे आपका नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा। फिर बोलता है कि वापस 180 टाइप क्लॉकवाइज मूव करो, तो 180 का एंगल बनाएंगे यहाँ से करें तो ऐसे बनेगा, वापस क्लॉकवाइज आता है तो यहाँ पे आके रुकता है ये पर्सन, तो आपका होता है आंसर दैट इज साउथ वेस्ट। ओके नाउ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक आपको चार्ट ध्यान रखना है कि नॉर्थ कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, बस। बाकी ये क्वेश्चंस आपकी अगर सॉल्व करोगे तो 100% सही होंगे। ओके नाउ इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 25% लेस देन वाई, तो यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है एक्स की, ओके एक्स की वैल्यू है 25% कम है वाई से, मीन्स अगर वाई 100 है, अगर वाई 100 है तो एक्स उसका 25% कम है, मीन्स 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 हुआ। ओके नाउ तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 75 हुआ। नाउ तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मच वाई इज मोर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाई इज मोर देन एक्स, कितना ज़्यादा है वाई कितना ज़्यादा है एक्स से कितना ज़्यादा है, ये चीज़ निकालनी है। तो मुझे पता है कि माइनस करके आप बोलोगे कि 25 ज़्यादा है, ये हो गया आंसर, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें बोला गया है हाउ मच वाई इज़ मोर देन एक्स से कितना ज़्यादा है। अब बात आती है कि एक्स टोटल कितना है, टोटल एक्स है आपका 75, कितना ज़्यादा है आपको पता है कि 25% ज़्यादा है, 25 इससे थोड़ा ये कम है ना, तो इसका टोटल ज़्यादा कितना है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में निकालते हैं, तो उसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका निकलेगा 33.33%। इस क्वेश्चन को अच्छे से शांति से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, फिर अच्छे से समझो, आराम से हो जाएगा। ओके नाउ तो इसका जो आंसर आता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर आपका होता है 1, ओके ई होता है आपका करेक्ट। ओके 33.33% होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की पूरे 25 क्वेश्चंस की। ओके मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी, मुझे जितना आता था, मैंने आपकी हेल्प कर ली, मीन्स मैंने आपको 25 को भले ही वो होता है ना जनरल एप्टीट्यूड तो थोड़ा अलग ही हटके हो जाता है, तो अब मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर पार्ट बी के अंदर अपना फेवरेट सब्जेक्ट आएगा, मीन्स उसके अंदर होंगे लाइफ साइंस की क्वेश्चंस। ओके उसमें बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ये पार्ट ए था, अगर नहीं भी आया तो इतना टेंशन नहीं लेना, थोड़ी सी मेहनत करनी है, लास्ट ईयर के पेपर होते हैं, जितना हो सके लास्ट ईयर की इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अब आपको जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पता चल गए, मीन्स ये टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को एकदम फॉर्मूला देख लो, उसके और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। ओके जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके तो ये चीज़ आप मेरी ध्यान रखना। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर हम लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चंस को, पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली पेपर सॉल्व कराऊंगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, वैसे डाउट है तो मुझे कमेंट्स कर देना, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आता रहेगा उसके अंदर मैं आपकी डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। ओके नाउ एंड एक चीज़ और, जो मेरी जो सिलेबस वाली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बताऊंगी। ओके एंड पेपर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी। एंड थर्ड चीज़ ये कि वहाँ पे मैं आपको टिप्स बताऊंगी इस एग्ज़ाम को कैसे आपको क्रैक करना है, ये सारी चीज़, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, भूलना मत। ओके साथ ही साथ अगर आपने मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है @काविस अकेडमी, क्या है @काविस अकेडमी, कुछ नहीं है, स्पेस मत लगाना, @काविस अकेडमी कहीं पे भी लिखोगे तो लिंक क्रिएट हो जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो काविस अकेडमी ग्रुप खुल जाएगा, तो वहाँ पे आपको जितनी भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है सब के सब प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको रियली उस सारी वीडियोस की नीड है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।